हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के 14 जुलाई के अंदर पूछे गए शिफ्ट नंबर 4 में जितने सारे सवाल होंगे इंग्लिश के, उन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर 4 होगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें मैथ्स के सॉल्यूशन का, तो वो हम लोग एक पूरा सेट कर चुके हैं। 39 शिफ्ट का पूरा हम लोग सेट कर चुके हैं और उसको हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। ठीक है। तो बेहतरीन सॉल्यूशन हमने वहाँ पे दिया है। मेरा नाम बबलू सोनी है और मैं यहाँ पे दिल्ली में पोस्टेड हूँ एज अकाउंटेंट। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं सीधे इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। ये हमारा रीजनिंग है। चलते हैं हम लोग सीधे इंग्लिश की तरफ। आ जाओ, यहाँ पे पहला सवाल आ चुका है। ठीक है। पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको निकालना है सिनोनिम क्या हो जाएगा। मॉडरेट। तो मॉडरेट का मतलब क्या होता है? उचित। उचित को हम लोग बोलते हैं मॉडरेट। ठीक है। तो सेंटेंस पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है। ही वॉज ऑफर्ड अ फिल इन द ब्लैंक्स प्राइस फॉर हिज बंगला। वो अपने बंगला के लिए एक उचित प्राइस ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं सिनोनिम अगर आपको निकालना है तो रीजनेबल प्राइस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। यार आप देखेंगे रीजनेबल का मतलब क्या हो जाएगा? उचित व्यवहार करना। उचित के लिए यूज हम लोग करते हैं रीजनेबल वर्ड को। रेस्पेक्टेबल का मतलब क्या होता है? जो सम्मान के योग्य है उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पेक्टेबल। ठीक है। सम्मान योग्य। ठीक है। जिसका बहुत ज्यादा सम्मान है, रिस्पेक्ट है, वो रेस्पेक्टेबल है। तो अगर मैं बोलूं कि सस्टेनेबल, इन जो बरकरार रखने के योग्य है, सस्टेनेबल, उसको बोलते हैं बरकरार रखा जा सके, कायम रखने के योग्य, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल। और एक वर्ड यहाँ पे कंसिडरेबल है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग कंसिडर कर सकें, इसको बोलेंगे हम लोग ग्रेटर इन अमाउंट या साइज, जो भी आप कह सकते हो उसको बोलते हैं कंसिडरेबल। ठीक है। अमाउंट और साइज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिडरेबल। ठीक है। तो एक वर्ड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मॉडरेट। उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रीजनेबल इज द वर्ड रिक्वायर्ड हियर। नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 क्या बोलता है? शार्प प्रैक्टिस। शार्प प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है भाई? बेईमान, बेईमानी वाला व्यवहार करना, दैट इज कॉल्ड शार्प प्रैक्टिस। ठीक है। इसका आप लोग को निकालना है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। क्या हो जाएगा? जैसे ही बेईमानी की बात आ चुकी तो हम लोग बोलेंगे डिजऑनेस्टी। ब्रीफली का मतलब होता है संक्षेप में, इन अ नटसेल, इसको हम इडियम के रूप में बोल सकते हैं। फ्रिक्वेंटली का मतलब क्या होता है? लगातार। नियर बाई का मतलब जो आसपास के लोग हैं उसको बोलते हैं नियर बाई। ठीक है। नियर बाई मतलब आसपास बोल सकते हैं। नंबर 3 पे आते हैं, मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? सर प्रैक्टिस का हो जाएगा डिजऑनेस्टी, मतलब बेईमानी। नंबर 3 पे आते हैं, पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड और गॉड्स एग्जिस्ट। जो भगवान पे विश्वास ना करे उसको बोलते हैं हम लोग एथिस्ट, नास्तिक हिंदी में कहते हैं। ब्लास्फेमस का मतलब क्या होता है? निंदक, जो हमेशा निंदा करता रहे, दैट इज कॉल्ड ब्लास्फेमस। ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड है इरेलीवेंट, जो असंगत है। जो रेलिवेंट नहीं है वो तुम्हारा क्या है? इरेलीवेंट है, असंगत है। प्रोफेन वर्ड मतलब बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, आप इसको लिख सकते हैं। प्रोफेन का मतलब क्या होता है? अपवित्र को हम लोग बोलते हैं प्रोफेन। तो बाय यूजिंग द ऑप्शंस यू कैन चूज कि यहाँ पे एथिस्ट क्या हो जाएगा? इसका वन वर्ड हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट। आगे बढ़ते नंबर 4 पे आते हैं, मैचिंग। मैचिंग का मतलब क्या हो जाएगा? जो रिजेंबल हो, जो एक जैसा दिखे, है ना। रिजेंबल का मतलब क्या होता है? एक जैसा दिखना, समान दिखना। तो रिजेंबल हो मतलब उसको बोलते हैं हम लोग मैचिंग। तो रिजेंबलिंग इज द वर्ड रिक्वायर्ड है, जो कि यहाँ पे सिनोनिम पूछ रहा है आपसे। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है भाई? डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर पैदा कर देना। ठीक है। एडोरिंग का मतलब पूजा करना, आराधना करना को बोलते हैं एरोडिंग, सॉरी एडोरिंग। और अपॉइंट करना मतलब नियुक्त कर देना। अपॉइंट आपको पता है पहले से, अपॉइंट का मतलब नियुक्ति, नियुक्त करना, अपॉइंट करना। ठीक है। आई होप इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम? रिजेंबल। नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 क्या बोलता है भाई? ये एक पैराजम्बल है। पैराजम्बल आ चुका है। अब ऑप्शन अगर चेक करेंगे, 3 ऑप्शन में पहला सेंटेंस बी से शुरुआत हो रहा है और एक सेंटेंस डी से हो रहा है। तो आइए हम बी और डी को चेक कर लेते हैं। अगर हम डी को बोलेंगे, पहला पढ़ेंगे, तो सी ट्रेवल्स लिखा हुआ है। सी ट्रेवल्स द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ निवेदा, मतलब सी कोई लड़की है, वो इन सर्च ऑफ निवेदा पूरा वर्ल्ड को ट्रैवल करती है। मतलब इसके पहले कुछ सेंटेंस में कुछ बोला गया होगा कि वर्ल्ड ट्रैवल क्यों करती है। मतलब पहला सेंटेंस डी तो हमारा नहीं हो सकता, ये फिक्स है। पहला सेंटेंस बी होगा, ये तो फिक्स हो गया। तो बी को हम पहले पढ़ते हैं, क्या बोलता है बी हमारा। ठीक है। आओ देखो जरा, बी बोलता है कि द स्ट्रेंज चाइल्ड इज अ स्टोरी ऑफ यंग गर्ल हु बिलीव्स शी इज द ओनली वन ऑन द प्लेनेट। स्ट्रेंज चाइल्ड एक कहानी का नाम है। ठीक है। वो उसका हेडिंग लाइन है। उस स्टोरी में क्या कहता है कि वो बिलीव करती है कि वो सिर्फ ऐसी लड़की है जो इस ग्रह पे रहती है।
ठीक है, तो इसके बाद क्या हो सकता है, बट सी हैज नो आइडिया एंड आंट एंड अंकल आर वेटिंग फॉर हर। बट सी हैज नो आइडिया एंड आंट एंड अंकल आर वेटिंग फॉर हर, इसके बाद ये सेंटेंस तो नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, हर पेरेंट्स सिंपली वैनिस्ड इनटू थिन एयर वन डे। बी और सी आप देखेंगे रिलेशन में है, क्योंकि अगर ये वनली वन है, अपने आप को मानते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनका पेरेंट्स जो है सिंपली वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक है, सी ट्रेवल्स द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ नेवेदा बिकॉज सी एस्पायर्स टू रिसाइड इन द मोजावे डिजर्ट। ठीक है, तो ट्रैवल करती है इन सर्च ऑफ नेवेदा। तो मैं बोल सकता हूँ कि बी के बाद सी तो हमारा रिलेट कर रहा है, तो बी और सी यहाँ पे दूर दूर है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। बी सी यहाँ पे दूर है, बी सी यहाँ नजदीक, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सर्च में निकल जाती है नेवेदा के, बट इसके पास कोई आइडिया नहीं होता कि इनका आंट और अंकल वेटिंग कर रहे हैं उसके लिए। मतलब ए और डी भी क्या है, रिलेशन में है, और बी और सी क्या हो जाएगा, रिलेशन में। मतलब मैं कह सकता हूँ कि बी सी एक साथ और डी एक साथ ऑप्शन नंबर 3 में आता है। तो एक आसान सा पैराग्जाम्पल आपको दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पे आते हैं। नंबर 6 भी आपका पैराग्जाम्पल ही है। फिर से पढ़ते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आसान आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 2 बार ए है और सी और डी है। बी से शुरुआत तो नहीं कर सकते, क्योंकि बी हमारा पहला सेंटेंस यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो आओ जरा देख लेते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस क्या बोलता है, डी पहले पढ़ते हैं कि क्या डी होगा कि नहीं होगा। अगर हम डी पढ़ेंगे आप देखेंगे, इट इज एज इफ एक्सटर्नल सॉल्यूशंस विल फुलफिल आवर नीड्स। इट इज एज इफ एक्सटर्नल सॉल्यूशंस विल फुलफिल आवर नीड्स एंड वी डू नॉट वांट टू मेक एनी स्पेशल एफर्ट्स इवन इन आवर स्पिरिचुअल सर्च। ठीक है, इट इज एज इफ का मतलब क्या होता है भाई, मानो या जैसा कि। ठीक है, ऐसा मान लो कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो है फुलफिल करेगा हमारे नीड्स को, और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मेक एनी स्पेशल एफर्ट्स इवन इन स्पिरिचुअल सर्च। ये सेंटेंस सुन के आपको ऐसा फील हो रहा है कि इसके पहले कुछ सेंटेंस कही गई होगी, जिसका ये इलेबोरेशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब डी पहला सेंटेंस तो नहीं हो सकता, पहली बात। ठीक है, इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम ए की बात करें, तो पहला सेंटेंस क्या बोलता है कि वी ऑफन मेक ऑल थिंग्स अराउंड अस द वे वी वांट देम। मतलब हम लोग क्या होता है कि हमारे आसपास जितने सारे वस्तुएं हैं, थिंग्स हैं, उसको हम लोग इस तरीके से बना देते हैं जिस तरीके से हम लोग उसे चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम सी को पढ़ते हैं, सी क्या लिखा हुआ, क्या आवर माइंड इज रिसोर्सफुल एनफ टू फाइंड शॉर्टकट्स इन सिंपल एंड इजी वेज। अगर सी के बाद पढ़ते हैं बी हम, इवन ड्यूरिंग आवर पिलग्रिम्स वी हैव begun to look for whatever makes our heart happy, gives comfort to our body and peace to the mind। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे माइंड की बात कर रहा है और यहाँ माइंड की बात कर रहा है, मतलब दोनों कुछ ना कुछ रिलेशन तो है। मतलब बी और सी साथ में तो आना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो बी और सी यहाँ भी है। ठीक है, और यहाँ बी और सी के बीच में यहाँ पे ए आ चुका है। तो अब जरा देखते हैं ए क्या कहता है। इन तीनों को पढ़ते हैं एक साथ। आवर माइंड इज रिसोर्सफुल एनफ टू फाइंड शॉर्टकट्स इन सिंपल एंड इजी वेज। ठीक है, वी ऑफन मेक ऑल थिंग्स अराउंड अस द वे वी वांट देम। अच्छा जी, सी के बाद ए आपको पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा कि सी के बाद ए सेंटेंस आने वाला है, और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर होगा। इसमें कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, गलती होने के चांसेस 90% होते हैं, गलती होने के चांसेस। बट थोड़ा ध्यान से करने पे क्या होता है, सेंटेंस को समझेंगे कि इसके बाद कौन सा सेंटेंस रिलेट हो रहा है, तो पैराजम्बल थोड़ा आसान हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 चूज भी किया गया, मतलब जो बंदे ने बनाया है इसको सही बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 पे आते हैं। वेनेला मेड अ बिग फस अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या होता है, छोटी सी बात को लेकर बड़ा हंगामा कर देना। इसी को अगर हम बोलें सिंपल, एक और होता है, उसको बोलते हैं हम लोग, मैं भूल रहा हूँ, हाँ, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। इसको बोलते हैं हम लोग छोटे से बात का बड़ा हंगामा करना, बड़ा फस कर देना। ठीक है, तो वेनेला, अच्छा यहाँ पे लिखा ही हुआ है स्टॉर्म इन अ टी कप। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा था वही यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है कि वेनेला मेड अ बिग फस अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम। छोटी छोटी बात को लेकर के बड़ा हंगामा कर देना, इस सेंटेंस, इस इडियम का मतलब होता है। ठीक है, इडियम का सवाल तभी बनता है जब आपको उसका मतलब याद होता है, और तुक्के लगाएंगे तो गलती होने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। ठीक है, तो तुक्का मतलब है, इसको याद रखिए, इडियम याद रखना बहुत जरूरी है। पिरूज का मतलब क्या होता है भाई, ध्यान से पढ़ना। पिरूज का मतलब क्या होता है भाई, ध्यान से पढ़ना। तो इसका आप देखेंगे सिनोनिम क्या हो जाएगा। तो सिनोनिम ऑप्शन के अनुसार अगर आप देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। नरेट का मतलब होता है व्याख्या करना। नरेट का मतलब होता है भाई व्याख्या करना। और अगर हम बोले परसू, कोई चीज़ आप जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन, और आप सेकेंड ईयर में, तब क्या बोलेंगे, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। तो ये वो वाला परसू है। ड्रॉ का मतलब खींचना, ड्रॉ करना। तो चेक,
चेक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे चेक वर्ड भी ऐसा नहीं लग रहा है कि पेरियूज का सिनोनिम होगा, बट यहाँ पे ग्रीन टिक लगाया हुआ है, तो बाकी सारे ऑप्शन को देख करके आपको यही लगेगा कि चेक इज ऑल अबाउट ध्यान से पढ़ना। ठीक है, बाकी आप इस सवाल को कमेंट कर सकते हैं कि क्या इसमें चेक होना चाहिए या फिर ऑप्शन कुछ और देना चाहिए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। बाकी इन सब का मतलब याद रखिए, नरेट का मतलब व्याख्या करना, परसू आपको पता चल गया, ड्रॉ का मतलब खींचना पता है आपको, पेरूज आप याद रखिएगा, पेरूज का मतलब होता है ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, स्टडी केयरफुली, दैट इज कॉल्ड पेरूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 पे आते हैं। डेरिजन एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? डेरिजन एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? डेरिजन का मतलब होता है उपहास या मजाक। इसको बोलते हैं हम लोग उपहास बोलो या मजाक बोलो। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? मजाक का उल्टा क्या हो जाएगा? एडमरेशन, किसी का प्रशंसा करना। ठीक है, तो एक वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, एस्टिमेशन अनुमान लगाना। टर्मिनेट करना मतलब खत्म कर देना, समाप्त कर देना, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन। और डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? अलग कर देना, डिसइंटीग्रेट कर देना। ठीक है, ऊपर कोई सवाल छूट गया है क्या? एक मिनट में ऊपर से घूम के आता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सवाल छूटा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, सवाल नहीं छूटा है बिल्कुल। हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन को समझ सकते हैं। एड इंसल्ट टू इंजुरी मतलब आग में घी डालना, और बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या होता है? गलत विचार रखना। अगर आप इसका मतलब निकालने की कोशिश करेंगे तो आप बोल सकते हैं इसको मतलब होता है गलत विचार रखना। ठीक है, मैं फटाफट बोल के निकल गया, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड मुझे मिल गया सिनोनिम, तो फटाफट हम आगे बढ़ गए। ठीक है, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन का मतलब क्या होता है? जो दुख या पीड़ा किसी और को आप दे रहे हैं, उसे खुद टेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड गेट अ टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन। जो दुख या पीड़ा आप किसी और को दे रहे हैं, उसे खुद महसूस करना, खुद उसको टेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड गेट अ टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन। राइट, आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 हो चुका है, नंबर 10 पे आते हैं। नंबर 10 फिर से आपका आ चुका है, पैराजम्बल। तो इस शिफ्ट का 10 सवाल हो चुका है, और 10 सवाल में 3 बार पैराजम्बल आ चुका है। समझिए पैराजम्बल कितना इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में ए बी सी और डी चारों डिफरेंट है सेंटेंस की शुरुआत, मतलब हम यहाँ पे इलिमिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या है? बट द क्वेश्चन दैट परटर्ब्स रस्किन माइंड। बट से शुरुआत सेंटेंस, बट द क्वेश्चन दैट perturbs Ruskin's mind is what social pressure can be exercised against a dishonest person। ये सेंटेंस पहला तो नहीं हो सकता, इसके पहले कोई सेंटेंस रही होगी जिसके बारे में कह रहा है कि बट, किंतु, परंतु जो भी लगा हुआ है, उस सेंटेंस के बाद का ये सेंटेंस हो सकता है जिसके मन में, इसके दिमाग में क्वेश्चन इराइज हो रहा है। मतलब पहला सेंटेंस ए से शुरुआत तो हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं। मर्चेंट फॉर इंस्टेंस मस्ट सप्लाई परफेक्ट एंड प्योर थिंग्स टू द पीपल। इससे पता नहीं चल रहा है। नंबर सी देखते हैं। रस्किन बिलीव्स दैट इन एवरी सिविलाइज्ड सोसाइटी there exist 5 intellectual professions, that is called soldier, pastor, physician, lawyer and merchant। शुरुआत यहाँ से आप कर सकते हैं, रस्किन के बारे में कह रहा है कि बिलीव करते हैं वो। ठीक है, नंबर डी बोलेंगे। पर्सन बिलोंगिंग टू दिस प्रोफेशंस आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म देयर ड्यूटी इन ऑनेस्टली। जैसे आप सी पढ़ेंगे, प्रोफेशन यहाँ भी लिखा हुआ है, प्रोफेशन यहाँ भी लिखा हुआ है, तो इस सारे प्रोफेशन के बारे में कह रहा है कि जो पर्सन बिलोंग करते हैं इस प्रोफेशन से, वो उनको एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके परफॉर्म करेंगे अपनी ड्यूटी बिल्कुल ईमानदारी से। मतलब सी के बाद डी तो आना ही चाहिए, फिक्स है। तो सी के बाद डी आप यहाँ देख सकते हैं, और सी के बाद डी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आप नहीं दिख रहा है, मतलब इसको आप काट दीजिए फटाफट। ठीक है, अच्छा, अगर हम शुरुआत करेंगे बी से, तो क्या ये बी पहला सेंटेंस हो सकता है? द मर्चेंट फॉर इंस्टेंस मस्ट सप्लाई परफेक्ट एंड प्योर थिंग्स टू द पीपल। मर्चेंट कहाँ है? मर्चेंट आप देखेंगे, मर्चेंट यहाँ पे है। ये पांचों प्रोफेशन में से कोई एक प्रोफेशन की बात कर रहा है मर्चेंट, यानी पहले हम पांचों का नाम लेंगे, उसके बाद किसी एक के बारे में बोलेंगे। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मर्चेंट वाला सेंटेंस इस सी के बाद आना चाहिए। ठीक है, सी के बाद जो भी आए, लेकिन सी के बाद ही आना चाहिए। मतलब मैं कह सकता हूँ सी डी बी और तब ए। सी के पहले बी हमारा नहीं आ सकता, मतलब ऑप्शन में बी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो बिल्कुल आसानी से इस पैराजम्बल को समझ के आप कर सकते हैं। तो टाइम देंगे तो सवाल आसानी से बन जाते हैं पैराजम्बल के, लेकिन टाइम देना पड़ेगा, फटाफट करेंगे गलतियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर 11 पे आते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन से हैं? टिमिड का मतलब है डरपोक, कायर। ठीक है, एडोलसेंस यहाँ पे गलत वर्ड आपको देखने को मिलेगा, इनकरेक्ट वर्ड है। ठीक है ना, इनकरेक्ट वर्ड है एडोलसेंस। ठीक है, ये आपका सेंटेंस नहीं है बल्कि
क्या बोलते हैं इसको, एडोलेसेंस ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं शायद, एडोलो तो नहीं होता, एडोले होता है। बाकी आप सेंस कैसे लिखते हैं आप एक बार चेक कर लेना। बट ये इसमें क्या है, स्पेलिंग एरर यहाँ पे। फैमिली का मतलब परिचित हो जाना, टिमिड का मतलब कायर होता है, इंट्रोवर्ट मतलब जो कम बोलता है, अंतर्मुखी बोलते हैं उसको, और एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जो ज्यादा बोलता है, बहिर्मुखी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो इंट्रोवर्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का अपोजिट क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नंबर 12 पे आते हैं। द सेल्समैन इल्डेड। ठीक है, सेल्समैन इल्डेड टू द डिमांड्स ऑफ हिज करप्ट बॉस। सेल्समैन ने इल्ड किया मतलब मान गए उसके डिमांड को, करप्ट जो बॉस है उसका, उसके डिमांड को फिर से मान गए। दो वर्ड होता है, आप देखें भाई, इल्ड बोलते हैं, इल्ड का मतलब उपज के रूप में इस्तेमाल करते हैं इसको, उपज। ठीक है, अगर ये नाउन के रूप में आएगा तो उपज के रूप में आएगा। अगर यहाँ पे इल्डेड है मतलब मान लेना। सेल्समैन ने क्या किया, मान लिया उसके डिमांड को, अपने करप्ट बॉस के डिमांड को। ठीक है, तो मान लेना या स्वीकार कर लेना, इसका मतलब होता है कंसीड का मतलब होता है। कंसीड का मतलब क्या होता है, मान लेना या स्वीकार कर लेना। देखो सिनोनिम क्या हो जाएगा, कंसीडेड। एक यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है हाउंड। हाउंड का मतलब होता है भाई पीछा करना, काफी इंपॉर्टेंट है। हाउंड का मतलब पीछा करना। ठीक है, ट्रेंड, जो ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंडेड बोल सकते हैं, जो ट्रेंड कर रहा है, नवीन विचारधारा का है, जो नए विचारधारा का है, जैसे आजकल ट्रेंड कर रहा है रील्स, इंस्टा रील्स। ठीक है, तो ट्रेंडेड जो नए विचारधारा की चीजें होती है उसको बोलते हैं ट्रेंड करना, ट्रेंडेड। एक यहाँ पे वर्ड है कोर्टेड। कोर्टेड का मतलब क्या होता है भाई, निवेदन करना, किसी से कुछ निवेदन करना, दैट इज कॉल्ड कोर्ट करना, निवेदन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर किस पे आते हैं भाई, 13 पे आते हैं। और यहाँ पे फिर क्या बोलता है, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली, ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन। ठीक है, इट इज अ नाइस पार्टी, आई एम एंजॉइंग द पार्टी। इट इज अ नाइस पार्टी, आई एम एंजॉइंग द पार्टी, बिल्कुल सही सेंटेंस आपको देखने को लग रहा है, कहीं एरर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इट इज अ पार्टी, आई एम एंजॉइंग एन पार्टी, एन पार्टी थोड़ी होता है, ए पार्टी, ये गलत है। तो आपको चूज करना है करेक्ट, जो कि ए आपका पहले हो चुका है। इट इज पार्टी, बाकी सब में गलतियां मिलेंगी। इट इज पार्टी, आई एम एंजॉइंग ए पार्टी। इट इज पार्टी, आई एम एंजॉइंग द पार्टी, यहाँ पे ए के बदले क्या हो जाएगा, द। इट इज द पार्टी, आई एम एंजॉइंग एन पार्टी, फिर से आ चुका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत। तो एक हमारा क्या हो जाएगा, सही। नंबर 14 पे आते हैं। ए बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज, उसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। ये बहुत दिनों से मालूम है, बहुत पहले से मालूम है आपको। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या होता है, जो हर तरह की चीजों का इन्फॉर्मेशन दे दे, दैट इज कॉल्ड इंसाइक्लोपीडिया। डिक्शनरी का मतलब जो शब्दकोश होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डिक्शनरी। शब्दकोश में केवल क्या होते हैं, वर्ड मीनिंग होते हैं, यानी ये सारे इन्फॉर्मेशन को नहीं देता है, जो सारे इन्फॉर्मेशन को दे उसको हम बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है, संकलन करना। ठीक है, संकलन करना, एंथोलॉजी। किस चीज का संकलन भाई, तो आप देखेंगे जैसे लेखनी का संकलन आप बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स आप बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स, कहानी, पोएम्स, इन सब का जो कलेक्शन है उसको हम बोलते हैं एंथोलॉजी। ठीक है, तो सेट ऑफ बुक्स ऐसा है जो सारी इंफॉर्मेशन को दे, तो एंथोलॉजीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, आपको पहले से मालूम है। नंबर 15 पे आते हैं। यहाँ पे आ गया पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस आया सेंटेंस किधर है भाई, हाँ यहाँ सेंटेंस है, महेश एंड हिज टीम वेयर हेल्पिंग द फायर एंड रेस्क्यू टीम। महेश और उनका टीम क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था फायर एंड रेस्क्यू टीम का। तो वहां पे यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा, वेयर हेल्पिंग, मतलब ये वाला जो सेंटेंस है एक्टिव में, एक्टिव सेंटेंस में ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अगर मुझे पैसिव बनाना पड़े तो आप क्या करेंगे, वाज वर प्लस बीइंग प्लस भी3, ये इस्तेमाल करते हैं, पता आपको मालूम है। तो आप जरा देख लेते हैं, ये हम देखते हैं वाज या वर बीइंग प्लस भी3, हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ देखो वेयर है, बीइंग नहीं बल्कि बीन लिखा हुआ है, हमने क्या बोला, बीइंग लिखो, मतलब गलत है। यहाँ बीइंग तो है, यहाँ भी आप देखेंगे बीइंग नहीं लिखा हुआ, मतलब सेंटेंस भी हमारा नहीं होगा। अब यहाँ बीइंग है, यहाँ बीइंग, और जरा चेक कर लेते हैं। द फायर रेस्क्यू टीम, अच्छा वाज वेयर यहाँ मिसिंग है,
मैंने क्या बोला, वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3। यहाँ वाज वेयर क्या है, मिसिंग है, मतलब सेंटेंस में नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए मैच कर लीजिए, वाज बीइंग प्लस V3। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। 5 पे आते हैं, फिर से आपको दे रखा है पैसिव में कन्वर्ट करिए। डिड यू नॉट बाय द रिटर्न टिकट्स टू देहरादून। आपसे पूछ रहा है कि डिड यू नॉट बाय द रिटर्न टिकट्स टू देहरादून, क्या आपने रिटर्न टिकट बाई नहीं किया हुआ है देहरादून के लिए, आपको इसको करना है। तो फिर से आप देखेंगे डिड सेंटेंस किस में आता है, सिंपल पास्ट में आता है। इसके लिए क्या करते हैं, वाज या वर प्लस V3। ठीक है, इसमें बीइंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे वाज है, यहाँ वर है, यहाँ पे हैड है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 3 तो हमारा गलत हो गया। यहाँ बिल्कुल भी यहाँ पे देखेंगे वर है। अगर हम रिटर्न टिकट्स की बात करेंगे तो मोर देन वन है, यानी कि वाज तो हमारा नहीं होगा, यानी कि वर होगा, तो वाज सेंटेंस का हो जाएगा गलत। तो 2 और 3 गलत हो गया। अब 1 और 4 में से हमें चूज करना है। ठीक है, आओ जरा देखते हैं। अच्छा, हमने क्या बोला कि वाज या वर प्लस V3 होना चाहिए, इसमें बीइंग का इस्तेमाल आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे बीइंग का इस्तेमाल हुआ है, मतलब 4 नंबर भी नहीं होगा। अब यहाँ पर ये वेयर द रिटर्न टिकट्स टू देहरादून नॉट बॉट बाय यू। ठीक है, डायरेक्टली आ गया बिना बीइंग के इस्तेमाल के। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नंबर 17 पे आते हैं। 17 क्या बोलता है, द एम्पेरर वाज कंसिडर्ड एज अ विक्ड मैन। एज अ विक्ड मैन, तो विक्ड का मतलब क्या होता है भाई, दुष्ट। दुष्ट को बोलते हैं हम लोग विक्ड। आप यहाँ पे लिख लो, विक्ड का मतलब क्या होता है, दुष्ट। ठीक है, एम्पेरर को ऐसा माना गया, कंसिडर किया गया कि वो दुष्ट आदमी है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब क्या बोलते हैं भाई, जो बहुत ही भला आदमी है, बहुत ही अच्छा आदमी है, उसको बोलते हैं वर्चुअस। ठीक है, भला आदमी को बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, वर्चुअस। आप देखेंगे सेकंड सेंटेंस क्या है, सेकंड वर्ड क्या है, सैवेज। तो सैवेज क्या होता है, बिल्कुल इसको हिंदी में कहते हैं असभ्य। असभ्य। ठीक है, आजकल जो वायरल होता है, तो कमेंट में लोग बोलते हैं अच्छा सैवेज, सैवेज रिप्लाई, ऐसा कुछ लिखते हैं यहाँ पे। तो ये असभ्य रिप्लाई अब इसको कह सकते हैं। ये कुछ बहुत बढ़िया वर्ड का इस्तेमाल आपने नहीं किया। सैवेज का मतलब होता है असभ्य। फायर्स का मतलब क्या होता है, अत्याचार को बोलते हैं फायर्स, भयंकर। ठीक है, या फायर्स का मतलब शायद भयंकर होता है, अत्याचार नहीं होता है। ठीक है, आप एक बार इसको चेक कर लेना। वाइल का मतलब क्या होता है, घिनौना। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, घिनौना को बोलते हैं खराब, इसको हम लोग बोलते हैं वाइल। ये चारों वर्ड क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट, और विक्ट का मतलब दुष्ट आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, नंबर 18 पे आते हैं। और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आप देखेंगे, तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आप देखेंगे तो यहाँ पे डिसे बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पोस्टपोन भी सही लिखा हुआ है। और अगर हम बात करें, रेसिस्टेंस भी सही लिखा हुआ है। रिसिप्ट गलत है क्या, ग्रीन यहाँ पे जोन लिखा हुआ है, रिसिप्ट कैसे लिखते हैं भाई। तो रिसिप्ट गलत होने का मतलब है कि रिसिप्ट आपका ई पहले और आई बाद में होगा। रिसिप्ट, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ रिसिप्ट। नंबर 19 फिर से आ गया पैराजम्बल। ओ माय गॉड, चार चार पैराजम्बल एक शिफ्ट में, माय गॉड। ठीक है, कर लेते हैं पैराजम्बल फिर से। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में क्या है, तो यहाँ पे ए है, बी है, सी और डी। चारों क्या डिफरेंट है, मतलब हमें यूज करना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड। आप अगर बी पढ़ेंगे, ठीक है, अगर हम पढ़ेंगे ए, तो आप क्या देखेंगे कि इट इज बिकॉज द प्रैक्टिकल पीपुल इन सोसाइटी बोस्ट ऑफ। बोस्ट ऑफ मतलब क्या होता है, डिंग हाँकना। याद रखिएगा, बोस्ट ऑफ का मतलब होता है डिंग हाँकना, बड़ी बड़ी फेंकना। बोस्ट ऑफ हैविंग अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू लाइफ। इट इज बिकॉज द प्रैक्टिकल पीपल, ये इसके पहले कोई पीपल के बारे में बात कही गई होगी, तो उसी का ये रिप्लाई है, इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए। ठीक है, मतलब इस ए सेंटेंस के पहले कोई और सेंटेंस तो रहे होगा, मतलब ये ए वाला सेंटेंस तो नहीं होगा। ठीक है, इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट इवन द एल्डर्स आर इन मोस्ट लाइकलीहुड। इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, इसके पहले कोई कॉन्टेक्स्ट कही गई होगी, उसका ये सिमिलर सेंटेंस की बात कर रहा है, मतलब डी से भी हमारा रिलेशन खत्म हो गया पहले वर्ड के रूप में, पहले सेंटेंस के रूप में। और जरा और पढ़ लेते हैं। इट इज लाइकली, इट इज वेरी लाइकली फॉर यंगस्टर्स टू सीक एडवाइस फॉर फ्रॉम देयर एल्डर्स। मतलब बी में कंफ्यूजन है, बी हो सकता है। सी पढ़ते हैं, emphasizing upon the times that prevailed, the youth very much get their queries answered systematically। सी भी कंफ्यूज कर रहा है आपको कि सी भी होने के चांसेस पूरे पूरे हैं, बट ए और डी पहला सेंटेंस तो नहीं हो सकता।
अगर इट इज़ वेरी लाइकली फॉर यंगस्टर्स टू सीक एडवाइस फ्रॉम एल्डर्स, ये बहुत लाइकली होता है यंगस्टर्स के लिए कि वो एडवाइस लें अपने एल्डर्स से। एल्डर्स की बात कर रहा है। इट इज़ बिकॉज अच्छा, अगर हम बोलें कि यहाँ पे एल्डर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे एल्डर, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है एल्डर्स और एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है एल्डर्स, ठीक है। तो क्या ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के रिलेशन में है? फिर से पढ़ के देख लेते हैं एक बार, क्या रिलेशन में है, आ रहे हैं। इट इज़ वेरी लाइकली फॉर यंगस्टर्स टू सीक एडवाइस फ्रॉम देयर एल्डर्स in the similar context, even the elders are in most likelihood expected to give their advice as a word of guidance। बिल्कुल, यानी ऐसा होता है कि यंगस्टर्स क्या होते हैं, सीख करते, एडवाइस करते हैं अपने एल्डर्स से, और उसी कंटेक्स्ट में एल्डर्स भी लाइकलीहुड ऐसा है कि एक्सपेक्ट करते हैं कि टू गिव देयर एडवाइस एज ए वर्ड ऑफ गाइडेंस। मतलब बी के बाद डी हमारा फिक्स हो गया कि आने वाला है, और बी डी फिक्स हो गया तो यहाँ पे एक वर्ड जो है बी डी को नहीं दिखा रहा, मतलब सेंटेंस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये काफी अच्छा बंदा है, पैराजम्बल ने सही कर दिया। तो ए और डी को एलिमिनेट करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन बी और सी को एलिमिनेट करने के लिए आपको एक रिलेशन ढूंढना पड़ा, ठीक है। तो पैराजम्बल के सवाल को थोड़ा टाइम दे करके करिए, ऐसा नहीं कि फटाफट आप करके निकल जाएंगे, तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पैराजम्बल पे आप एक सवाल पे कम से कम 1 मिनट दे ही सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, वरना गलत हो जाएगा। नंबर 20 क्या बोलता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको ढूंढना है। नंबर 20 क्या बोलता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक ढूंढिए। द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, उपलब्धता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी। अवेलेबल का मतलब होता है भाई उपलब्ध, तो ITY लग गया, मतलब एडजेक्टिव हो गया, उपलब्धता ये बोलेंगे ना, ठीक है। द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी ensured if they all tried to submit the proposals on time। अच्छा, ये फ्यूचर की बात कर रहा है और यहाँ तुम ट्राइड टू मतलब पास्ट की बात कर रहे हो, क्या ये करना गलत है? क्या ये करना सही है? सॉरी, नहीं, बिल्कुल गलत है, ये ट्राई टू होना पड़ेगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि फंड की अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाएगी अगर दे ऑल ट्राई करेंगे सबमिट करने का प्रपोजल्स ऑन टाइम, अगर अगर सही समय पर प्रपोजल को सबमिट कर दिया जाएगा तो फंड की अवेलेबिलिटी कर दी जाएगी, इंश्योर सुनिश्चित कर दी जाएगी। इन ट्राई टू नहीं, बल्कि यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा ट्राई टू, ट्राई टू, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं लास्ट की तरफ, और लास्ट आपका दे रखा है क्लोज टेस्ट, जो कि हर शिफ्ट में होता है। तो आओ जरा देखते हैं पहला, और ये किस बारे में कह रहा है, किस तरह का आपका क्लोज टेस्ट है, आप देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, नए लैंग्वेज की बात के बारे में कुछ कह रहा है। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी चैलेंजिंग, मुश्किल तो है, बट इट्स ऑल्सो रिवार्डिंग, इनसिग्निफिकेंट, कस्टमाइजिंग, पॉइंटलेस। ये चैलेंजिंग तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक वर्ड लग रहा है कि बट लगा, मतलब अच्छा ये कुछ फायदेमंद भी हो सकता है। तो पॉइंटलेस तो नहीं बोल सकते, इनसिग्निफिकेंट भी नहीं होगा, कस्टमाइजिंग, और 3 में आप चूज करना होगा, तो आप किसको चूज करेंगे? नंबर 3, रिवार्डिंग। मतलब चैलेंजिंग तो है, लेकिन ये बाद में आपको रिवार्ड भी देता है, ये कहने का मतलब है इस सवाल का। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे आते हैं। इट कैन ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज, ये नए अवसर को ओपन करता है फॉर कम्युनिकेशन, बातचीत करने के लिए, एंड कल्चरल एक्सचेंज। अगर आप व्यापार करने की बात करें, एक्सचेंज करने की बात करें, सांस्कृतिक एक्सचेंज करेंगे, बात विचार करना हो, तो इससे भी आपको फायदा होगा अगर आप नया लैंग्वेज सीखते हैं तो। व्हेन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी पेशेंट, मतलब आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, है ना। आप फास्टली कोई चीज़ नहीं कर सकते, थोड़ा सा आपको अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड गिव योरसेल्फ टाइम टू प्रोग्रेस, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, ना कि फोर्स करना पड़ेगा, ना कि रस करना पड़ेगा, ना कि नेग्लेक्ट, आपको टाइम को देना पड़ेगा, ठीक है, अपने आप को, ताकि थोड़ा सा प्रोग्रेस आपको मिले। टू गिव टाइम, गिव योरसेल्फ टाइम टू प्रोग्रेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन वे टू मेक लैंग्वेज लर्निंग ईजियर, ठीक है, इज टू एवरी डे, इज टू fill in the blanks to it every day even if it's just a few minutes। क्या मतलब होता है, फिर से पढ़ते हैं। वन वे टू मेक लैंग्वेज लर्निंग इजियर, एक ऐसा रास्ता जिससे कि लैंग्वेज सीखना आसान हो जाए, इज टू फॉरगेट टू इट, इज टू हेजिटेट टू इट, इज टू प्रोक्रेस्टिनेट टू इट, नहीं, इज टू कॉमिट टू इट, ठीक है। आपको इसे चिपक के रहना पड़ेगा, कॉमिट होना पड़ेगा बिल्कुल, कि मुझे सीखना है।
इवन इफ इट्स जस्ट अ फ्यू मिनट्स, अगर छोटे समय का भी हो, कुछ मिनटों का चीज़ क्यों ना हो, लेकिन आपको सीखने के लिए थोड़ा सा कमिटमेंट आपको अंदर होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, ईजियर टू कमिट टू इट एवरी डे, राइट। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 क्या बोलता है भाई, ठीक है आगे बढ़ते हैं। दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग कंसिस्टेंसी, इससे आपको कंसिस्टेंसी बिल्ड होगा। जितना धीरे धीरे आप अपने अंदर थोड़ा प्रोग्रेस करेंगे, कंसिस्टेंसी बिल्ड होगा। और री करेंगे अपने आप को, व्हाट यू आर लर्निंग, ताकि आप क्या क्या सीख रहे हैं उससे आपको री मिलेगा, ठीक है। प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग, बोलना और सुनना दोनों इंपॉर्टेंट है, ये कह रहे हैं। नॉट जस्ट रीडिंग एंड राइटिंग, केवल लिखने से और पढ़ने से नहीं होगा, बल्कि स्पीकिंग एंड लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आपने गए होंगे किसी स्पोकन क्लास में, तो यही बोलता होगा कि सिर्फ थियरी और ग्रामेटिकल रूल्स लिखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको पोडियम पे खड़ा होकर के बोलना पड़ेगा, दूसरों की बातें सुननी पड़ेगी। सो प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ दिन तक रहती है, उससे फ़ायदा होता है। जब आप लैंग्वेज सीख रहे हैं तो क्या करेंगे, आप स्पीकिंग करेंगे, लिसनिंग करेंगे, ना कि सिर्फ पढ़ेंगे और लिखेंगे, ठीक है। तो लिखता है कि बाई इमर्सिंग योर सेल्फ इन द लैंग्वेज एंड कल्चर, अपने आप को डुबा दो उस चीज़ में, यू कैन एक्सेलरेट योर प्रोग्रेस एंड गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। एक्सेलरेट करेंगे अपने प्रोग्रेस को। कंप्लीट कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंसी लिखा हुआ है यहाँ पे। कंप्लेसेंसी का मतलब क्या होता है भाई, आप देखेंगे कंप्लेसेंट मुझे याद है, उसको बोलते हैं हम लोग आत्मसंतुष्ट। कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, लेकिन ये कंप्लेसेंसी है। स्टेमिना कुछ अलग चीज़ है। यहाँ पे पीच की बात करें, जो कि प्रोग्रेस इज द रिक्वायर्ड वर्ड हियर, क्योंकि आप देखेंगे अपने आप को अगर इमर्ज कर देंगे, उसमें डुबो देंगे इन द लैंग्वेज एंड कल्चर में, तभी आप एक्सलेट कर पाएंगे अपने प्रोग्रेस को, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर वर्ड इज वेरी रिलेवेंट हियर। चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज नॉट ओनली प्रैक्टिकल बट इट इज ऑल्सो, यहाँ पे डॉन्टिंग लिखा हुआ है। पहला वर्ड है डॉन्टिंग, दूसरा है अर्डुअस, तीसरा है इंटीमिडेटिंग। तो डॉन्टिंग बोलो या इंटीमिडेटिंग बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है, डराने वाला, ठीक है, डराने वाला। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक वर्ड लिखा हुआ है कैन बी ए फन एक्सपीरियंस, मतलब ये मजाकिया एक्सपीरियंस हो सकता है, तो मजाकिया एक्सपीरियंस है। और उसके पहले यहाँ पे एंड लगा हुआ है, यानी जो भरने वाला सेंटेंस जो वर्ड है और यहाँ पे जो वर्ड है फन, दोनों लगभग सिमिलर होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ कि राम एंड श्याम, ठीक है, राम एंड श्याम, तो दोनों हम लोग क्या करते हैं, नाउन को जोड़ते हैं, ठीक है। तो एंड कहीं ना कहीं दो सिमिलर वर्ड को जोड़ने का काम करता है। तो अगर आप देखेंगे फन एक्सपीरियंस मतलब अगर हंसी मजाक की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं डॉन्टिंग और इंटिमिडेटिंग तो नहीं होना चाहिए। तो अगर फन है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंजॉयबल इज द वर्ड हेयर, ठीक है। आर्डुअस का मतलब होता है कठिन, मुझे याद जहाँ तक है आर्डुअस का मतलब होता है कठिन, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि लर्निंग न्यू लैंग्वेज, नए लैंग्वेज को सीखना एक प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, बल्कि ऑल्सो इंजॉयबल और फन एक्सपीरियंस। आपको मज़ेदार भी लगेगा और फन भी लगेगा एक्सपीरियंस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। तो हमारा सेट नंबर 4 इस तरह से कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा ये फ़ायदा होता है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम। थैंक यू अगेन, थैंक यू।